औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाजरीन, मुसलसल मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बयानात आ रहे हैं उसके तनाजुर में ये कहना कबल से वक्त होगा कि मुज़ाकरात कामयाबी से ही हमकिनार होंगे। उसकी वजह यह है कि एक जानिब मुस्लिम लीग नून के जो कुछ रहनुमा हैं उनकी जानिब से बड़े सख्त स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला भी जारी है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन मुतालिबात पर डटी हुई है जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये मुतालिबात एजेंडे का हिस्सा हैं ही नहीं। यानी आने वाले वक्तों के अंदर मुज़ाकरात के मामलात जो हैं वो कुछ गड़बड़ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण साहब ने जो है वो वाज़ेह तौर पर कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को 11 साल हो चुके हैं। इस दौरान मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तिगियों में इजाफा हुआ है। वहीं वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब का स्टेटमेंट भी मंजर आम पर आया। उन्होंने कहा कि PTI से डायलॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं है। हम पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, आगे बढ़ना है तो डायलॉग करने होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली खान साहब ने। आप दोनों को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, बात यहाँ पर यह है कि मुसलसल अगर सिर्फ मुज़ाकरात की कमेटी बन जाए, एक इजलास हो जाए, सारे मामलात अच्छे हैं, ये रिपोर्ट जारी कर दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बयानात सख्त आ रहे हैं तो कौम तो इस वक्त कश्मकश में मुब्तला रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं एक शख्स हूँ और मैं एक कमेटी का मेंबर हूँ जिसने डायलॉग करना है, तो दुनिया क्या कहती है और वो क्या बयानात देती है मैं उसको सुनूंगा नहीं, उसको नज़रअंदाज करूँगा। क्योंकि मेरे जो डायलॉग करने की जो मेरी सलाहियत है वो इस बात पे नहीं है कि टेलीविज़न पे कौन क्या कह रहा है या कौन कितना सीनियर या कौन कितना जूनियर बंदा क्या कह रहा है। मैंने ये देखना है कि मेरे सामने जो टेबल के दूसरी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ मेरी क्या नेगोशिएशंस चल रही हैं, मैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करूँगा, मैं बाकी किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करूँगा। ये तो होगा सही तरीका। अब इसके बाद बात चीज़ें हैं जो आपने जब डायलॉग करना है तो ऑब्वियसली उस डायलॉग की कोई वजह होती है कि वहाँ पे कोई डिफरेंसेस हैं। तो आपने सबसे पहले देखने कि वो डिफरेंसेस हैं क्या और किस नोयत के हैं। अच्छा, अब अगर हम देख लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, लेकिन इस गवर्नमेंट में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल रखूँगा, मैं उनको अलग नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने ही कंधा दिया हुआ है। तो अब इनके साथ जो हमारे दो किस्म के हमारे इनके साथ हैं, दो मुख्तलिफ अगर आप ग्रुप्स कर लें कि जो हमारे इनके साथ डिफरेंसेस और सिवियर डिफरेंस हैं। एक है हमारा कि इन लोगों ने हमारा 8 फरवरी का मैंडेट चुराया। 2024 की शुरुआत में इन्होंने मैंडेट चुराया। इलेक्शन कमीशन, ये याद रखें, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह लैंडस्लाइड किया था जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी थी, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी जो थी ना वो इंडिपेंडेंट थी, वो बायस्ड नहीं थी। अच्छा। तो वो जीत गया और हमारे साथ ये हशर हो गया। ठीक है, अब एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर 9 मई की बात आ जाती है और उसके बाद 26 नवंबर की बात आ जाती है। इन दो चीज़ों की बात आ जाती है। और तीसरी चीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की डेफिनेशन के लिहाज से ये देखें, जब हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स करते हैं तो उनके ऊपर ये FIR नहीं कटती कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है, इसके ऊपर इसको जो है ना जेल में डाल दो। उसके लिए आपने कोई ना कोई ऐसा तिगड़म लड़ाना होता है कि उसको कुछ करते। तो ज़्यादा क्या है कि भाई अभी देखें उमर अयूब के ऊपर है कि उसने मोटरसाइकिल चुराई है और ये किया वो किया, किसी के अजीब अजीब थे, और 200 केसेस है। आपको पता ही नहीं कि आपके ऊपर कितने केसेस है, किन किन शहर में केसेस है। एक ही प्याली टूटी है, उसके 15 शहरों में उसकी FIR कट गई है। ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम इस वक्त उसको इशू ही नहीं बना रहे कि आपने तो हमारा मैंडेट चुराया, आपको तो इधर बैठने का भी हक नहीं होना चाहिए। हम सीधी बात कर रहे हैं एक चीज़ की, और वो बात ये है कि देखो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को
आप लोग उनके केसेस मत खत्म करो, लेकिन उनको आप रिहा कर दो। रिहा किस पे कर दो? बेल पे कर दो, और ये उनका हक बनता है। ये आपके जो लॉ है उसके लिहाज से भी आप उनको निकाल सकते हो। जैसे बहुत सारी खवातीन है वो CRPC 497 सब क्लॉज 1 के तहत बाहर निकल सकती हैं। तो ये एक पॉइंट है। नंबर 2, हम कहते हैं कि हमारा मौकफ ये है कि जो 9 मई को हुआ वो बहुत गलत हुआ, और जो आप लोग कहते हो कि यार ये इनको सजाएं मिल रही हैं या फलाना हो रहा है और उनके शवाहिद मौजूद है, हम कहते हैं वो शवाहिद दिखा दो। वो शवाहिद आप एक ऐसे कमीशन के सामने कर दो जो ना आपकी तरफ बायस हो ना मेरी तरफ बायस हो, और वो देख कर कहे कि हुमायूं तुमने गलत किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी, या हुमायूं तुमने गलत नहीं किया, तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। लोगों का पैमाना क्या है नजरअंदाज करने का, ये भी तो वाजे करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हाइट पेपर जारी हो गया है जी, आप लोगों की 10 माह में बेइंतहा करप्शन हुई है, व्हाइट पेपर जारी कर दिया गया है, क्या इसको भी नजरअंदाज किया जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल किसी चीज को नजरअंदाज मत करें। मैं ये तो कह ही नहीं, आपने स्टार्ट में कहा ना कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर जो है वो मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं तो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया जाएगा। देखिए मैं बात देखें, इससे है उस चीज के लिहाज से जो वाइट पेपर है उसका ताल्लुक हमारी परफॉर्मेंस से है या हमारी गलत पॉलिसी से है या हमारी फेलियर से है, वो तो आपको वैसे ही सूट कर देनी चाहिए। बोले इसका ताल्लुक हमारे जो डायलॉग हो रहा है वो डायलॉग किसी और नियत का है, उसके पीछे बात कुछ और है। आप उसको और इनके साथ परफॉर्मेंस के साथ या करप्शन के साथ उसको ना मिक्स करें। वो मसला आ रहा हुआ है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने उनके साथ एक ज्यादती की हुई है। अब उस ज्यादती की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक मिनट है जाए, उस ज्यादती की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर मुआशी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। ये डायलॉग इस बेसिस पे हो रहा है। बाकी केपी में क्या हुआ है, पंजाब में क्या हुआ है, सिंध में क्या हुआ है, वो हम अलग बहस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले ठीक है, मैं इख्तियार वली साहब को जरा इसका जवाब लेने पर जो है वो आमादा करूं जी। कि इख्तियार वली साहब जरा क्लियर कर दीजिएगा सर, क्योंकि बात यहां पर ये है कि वो कह रहे हैं कि आपकी ज्यादतियों की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक जानिब आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात साहब फरमाते हैं कि जी कुछ भी हो जाए हम लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखना कि 31 जनवरी तक हमने मुज़ाकरात ख़त्म करने हैं, 9 मई का मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच अली अब्बास। बात ऐसी है कि 9 मई जो है वो एक अलग कहानी है, और एक 9 मई की तारीख में सैकड़ों वारदातें हैं, और डेफिनेटली उसका जो मरकजी मास्टरमाइंड है वो बानी पीटीआई इमरान खान है। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि एक ही जमात के लोग जिनकी सर पे एक ही किस्म की टोपी है, उनके हाथ में एक ही रंग का झंडा है, और वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाते हैं, वो ज़ियारत रेजिडेंसी पर हमला करते हैं, वो GHQ पर हमला करते हैं, वो कर्नल शेर के मुजस्समे को तोड़ते हैं, वो MM आलम के जहाज को आग लगा देते हैं, और वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला करते हैं। वो चकदरा फोर्ट को भी नहीं बख्शते, वो पंजाब रेजिमेंट सेंटर को भी नहीं बख्शते, और फिर वो फौज की वर्दियों को डंडों में ऐसे देके उसकी तौहीन आमेज जो उस पर कॉमेंट्री उन्होंने की है, तो ये कोई अचानक नहीं हुआ, इट वाज ऑल प्लान्ड, और इसका मास्टरमाइंड बानी PTI है। डेफिनेटली जो मुज़ाकरात है उसमें 9 मई की बात तो है ही नहीं। हम तो आपको मौका दे रहे हैं कि आप आ जाइए, आप पॉलिटिकल पार्टी बन जाएं। इस वक्त तो आप एक कल्ट बने हुए हैं, इस वक्त तो आप एक कल्ट फॉलोइंग है, और वही चीज़ है। बाकी इसको जिसको आप शोहरत कहते हैं, इसको मुहज़्ज़ब मुआशरे में बदनामी भी कहते हैं। ये शोहरत नहीं है, वरना जिनके पास शोहरत होती है उनका कद काट, उनका इखलाक, उनका रख रखाव, उनका बर्ताव बहुत बड़ा होता है। मुज़ाकरात, अगर आपको राना सनाउल्लाह ने कल एक बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और इमरान खान अगर एक टेबल पर बैठ जाएं तो इस मुल्क के मसाइल खत्म हो सकते हैं, तीनों तैयार हैं। पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से निकल सकता है, सूरत हाल बदल सकती है। तो इख्तियार वली साहब ये भी बता देना कि तीनों तैयार हैं या नहीं मुज़ाकरात के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमने इनको एक मौका दिया है कि आप भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में खुद को
रजिस्टर करें, अखलाकी तौर पर रजिस्ट्रेशन करें। आपके लीडर को भी उस तरह बर्ताव करना चाहिए जिस तरह दीगर लीडर करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये चोर है, वो डाकू है और एक आप ही ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आऊं इलेक्शन, पूरी जराइम की फहरिस्त आप लोगों ने जारी कर दी, उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हम मौका दे रहे हैं, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो इस तरह मामलात को देखने के बाद जो चीजें सबके सामने खुली रखी हों उसको देखने के बाद वो मौका दे दें? जो चीजें अंडर ट्रायल हैं वो कोर्ट को डिसाइड करने दें। अच्छा। जो चीजें पॉलिटिशियंस और कौमी लीडरों के हाथ में, उनको डिसाइड कर लेने दें। जहां तक ये बात करते हैं इलेक्शन पे उंगलियां उठाने की, तो इनसे पूछें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना तोड़ा जाता, मुस्लिम लीग नून पे रंदा ना फेरते, ये जनरल फैज वगैरह, साकिब निसार वगैरह, ये इन कंपनी वगैरह, ये सारे अगर एमक्यूएम को और जमीयत को और एएनपी को ना काटते तो पीटीआई की हुकूमत आ सकती थी? नेवर, कभी भी नहीं आ सकती थी। तो सबसे पहले आप अपनी गलती तस्लीम करें। आप मैंडेट चोर हैं, बुनियाद तो आपने रखी थी, आप उस पर माफी मांगे। हाँ, ये भी बताऊं कि माफी मांगना जुर्रतमंद और बहादुर लोगों का काम है, और उससे फिर बड़ी बहादुरी जो है वो दिखाते हैं जो माफ कर देते हैं। हमारे पास इतना दिल, गुर्दा और सीना है, हम आपको माफ भी कर देंगे, लेकिन आप पहले माफी मांगे। और जो 9 मई के वाकयात हैं उसका फैसला अलग कोर्ट्स में होगा, वो ट्रायल चलेगा, उसमें कोई सियासी बंदा नहीं है। कोई सियासी बंदा होगा वो छूट भी जाएगा, लेकिन जिसने 9 मई का मास्टरमाइंड का नजरिया लेकर जो ज़ोंबीज की तरह वो अटैक उन्होंने किया है, हमला आवर हुए हैं पाकिस्तान की, तो सर वो तो ये कह रहे हैं कि एहतसाब हो जाए, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, इंक्वायरी कर ली जाए 9 मई की, 26 नवंबर की, और उसके बाद फिर बात की जाए, तो ठीक है, फिर मामला आगे देखे जाएंगे। अली अब्बास, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो हर जुम्मे को इस तरह की वारदातें करते हैं, ये तो हर महीने इनका इस तरह एक प्रोग्राम होता है कि ये वारदात बना देते हैं, और कोई इनका एहतजाज ऐसा नहीं गुजरा जिसमें 10-15 लोग ये खा नहीं जाते, ये खा जाते हैं। इनका लीडर स्टेज पे तकरीर कर रहा होता था, कंटेनर से लोग मर रहे होते, नीचे गिर रहे होते, उसकी तकरीर नहीं रुकती थी। ये 10-15 लोग तो ये ऐसे ही नाश्ते में खा जाते हैं, इनको तो मसला ही कोई नहीं है। तो अगर ये लोग अपना रवैया बदलें तो हम इनको बड़ा दिल दिखा के हम इनके साथ बात कर भी सकते हैं और इनको रास्ता भी दे देंगे। लेकिन जो 9 मई के वाकयात हैं उसमें जो लोग मुलविस हैं उसमें कोई रियायत नहीं होगी। चले मैं इसका जवाब ले लूं हुमायूं मोहम्मद साहब से। जी, पे बात करेंगे, उधर ही बात होगी, लेकिन ये याद रखें कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले अपने रवैयों में नरमी लानी होती है, ट्रूप्स विड्रॉल का अनाउंसमेंट करना पड़ता है, आपको बैरल्स नीचे करनी पड़ती हैं, मैगजीनें निकालनी होती हैं, और बड़ी अच्छी सफेद टोपी सर पे रख के टेबल पे आना पड़ता है मुज़ाकरात की मेज पर। लेकिन अगर आप आंखें लाल करके आएंगे और मसल्स दिखाएंगे तो फिर यहाँ पर भी आपको हर बंदा माचो मैन ही मिलेगा। चले ठीक है, हुमायूं मोहम्मद साहब आप क्लियर करते हैं सर, क्योंकि आपके रवैये पर बड़ी बात होती है कि आप लोगों का रवैया खराब है इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो पाते, मामला सही नहीं हो पाते, क्या वजह है सर? देखिए इस तरह है, अभी इख्तियार साहब बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये हमसे माफ़ी मांगे। वो अक्सर एक फ़िक्रा बाज़ लोग कहते हैं, वो कहते हैं तुसी कौन लोग हो। इस तरह है कि अब अगर इस मुल्क के जो मालिक है ना वो अवाम है, आम आदमी इस मुल्क का मालिक है। जो पॉलिटिशियन है या जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू आते हैं, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे रिप्रेजेंट दोज पीपल, वो मालिक नहीं है। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गलत किया है तो जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा भी देगी और अगर सही किया है तो जजा भी देगी। अब अगर हम चले जाते हैं अदालतों पे ताले डाल दिए जाएं, फिर तो अगर सारा जो है वो मामला अवामी अदालत में ही आना है तो देखिए एक मिनट है जना, देखिए ना आप इधर से उधर मत जाए ना, मैं आपको पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, आप उस दूसरी पॉलिटिकल प्रोसेस सर, अगर आपने कहा जो गलत किया है वो अवाम देखे, जो सही किया है वो भी अवाम देखे, सजा जजा का निजाम तो अदालतों से चल रहा है। सुन ले ना, देखिए ना दो चीजें, देखिए मुझे एक बात बताएं,
जो केसेस बनते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन पॉलिटिकल प्रोसेस के। जब आप कहते हो कि जी आपने अवाम के साथ ज्यादती की है, या आपने अवाम के साथ झूठ बोला है, या आपने अवाम का पैसा खाया, या आपने अवाम के लिए कोई ये नहीं किया, तो उसका सजा और जजा अवाम आपको देगी। अब आ जाते हैं जो आप कह रहे हैं, जिसकी तरफ आप जुडिशरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या आप 9 मई में जिन लोगों ने गलत किया। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से, और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि जी इन लोगों ने एक एक चीज़ प्लान की थी, तो क्या इमरान खान ने ये प्लान किया था कि यार फलाना बंदा उधर जाके उस डंडे के साथ ये करेगा? खुदा का खौफ करो, ठीक है? गलत बयानी इतना ना करो कि लोग आप लोगों को देखकर आपको कहें कि यार ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। इतना मत गलत बयानी करो। अब आ जाती है 9 मई की बात। 9 मई में हम कहते हैं कि वो जितने भी सीसीटीवी थे, वो जो कैमरे की आंख जिसको हम कहते हैं, वो भाई आंख हमें भी दिखाओ ना। आप उसको लाकर दिखाओ कि हुमायूं ये तुम्हारा वो है। और ये मिसाल देते हैं कैपिटल हिल की। कैपिटल हिल में जो सजाएं हुई थी उनमें उन सबको उनकी वीडियोस इन कैमरा सेशंस में नहीं दिखाई गई थी, उनको आम अदालत में, सिविल अदालतों में उनको दिखाई गई थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और वहां पे जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिला उनको रिहा किया गया, जिनके खिलाफ सबूत था, जिसको हम कहते हैं कि विदाउट रीजनेबल डाउट, जब वो चीजें उनके सामने आ गई उनको सजा मिल गई। हम कहते हैं इसी तरीके से आप जिन लोगों ने गलत किया है, अगर उनके खिलाफ सबूत है आप उनको लाके अदालतों में चलाओ। अगर सबूत है उनको सजा दे दो, अगर सबूत नहीं है तो उनको सजा मत दो। हम ये नहीं कह रहे कि हर एक को छोड़ दो, हम कह रहे हैं कि सिर्फ वो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को कानून के तहत करो। आर्टिकल 175 सब क्लॉज 3 कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक साथ नहीं चल सकती, सेग्रीगेशन ऑफ पावर है। यहां पे ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, इन मिलिट्री कोर्ट्स में जो जजेस हैं वो उस मिलिट्री पर्सनल हैं, वो वहां पे काम करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव में शुमार होता है। दे कांट बी अ जज, ठीक है? और उसमें फिर तो वो प्रोसेस को हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है। हम उस चीज को नहीं कह रहे कि आप इनके आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। फिर ये लोग कहते हैं कि जी आपके जमाने में भी हुआ था, आप लोगों ने भी सिविल लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के था, उसमें हम लोगों ने 21st अमेंडमेंट लेकर आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी। अच्छा। और उसने 21 से 23 के दरमियान में खत्म हो जाना था, उसके बाद उसकी मियाद खत्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जब सीटें बढ़ाते हैं तो वो नेक्स्ट सेंसस तक वो सीटें रहती है, उसके बाद वो चेंज हो जाती है, उनका वो खत्म हो जाता है, फिर नए एक उसके अंदर अमेंडमेंट आनी चाहिए। अगर आप किसी तो ये चीजें हमने की थी, तो हम हरगिज इस लिहाज से नहीं कह रहे, और हमारा मुतालबा भी यही है कि आओ बात करते हैं इस मुल्क की खातिर। अगर आप कहते हो तो बात करते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो, उनके खिलाफ वैसे केसेस मत खत्म करो जैसे आप लोगों ने अपने केसेस खत्म किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और इस किस्म के। मैं इसका जवाब ले लूं, उनको रिहा करो। मैं इसका जवाब ले लूं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा के बाद इख्तियार वली खान साहब से इस हवाले से जो है वो जवाब तलब किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब बताएं सर, उन्होंने तो मुफस्सिल बता दिया कि वो लोग क्या चाहते हैं। अब आप लोगों की जानिब से जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर आप लोग अपनी लचक का मुजाहिरा करेंगे या फिर छूट देंगे, ये क्लियर कर दें थोड़ा सा। देखिए ये बात तो तय है, इसमें तो कोई इबाम है ही नहीं। वेरी मच क्लियर, लाउड एंड क्लियर कि माजी में जिस तरह इनको इलेक्शन जिताए गए हैं या जिस तरह इनको हुकूमत में लाया गया, और फिर उसके बाद इमरान खान के मुंह को जो टेस्ट लग गया था, जिस तरह उन्होंने बनी गाला के घर को रेगुलराइज किया था, वो अदलिया भी हमें याद है, वो इंसाफ भी हमें याद है। और फिर उसके बाद जो जमीनों की ट्रांसफर हुई अल कादर ट्रस्ट की, इमरान खान की बहनों ने जिस तरह फिर एमनेस्टियां ली, वो सारी चीजें इनको बड़े आराम से ये सारी चीजें खा खू गए हैं।
तो ये कहते हैं कि इसी तरह 9 मई के जो मुल्जिमान है उसको भी छोड़ दे। इस तरह नहीं हो सकता। जहां पे इनका मुतालिबा है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, तो अली अब्बास मुझे आप बताइए कि क्या ये तो हर जुमे को और हर महीने को इस तरह का दंगा फसाद करते हैं, कितने जुडिशल कमीशन बनाएंगे, कितने JITs बनाएंगे और किन किन वाकयात पे बनाएंगे? ये जो अभी 26 नवंबर को इन्होंने किया, ये क्या इसमें कोई शक है, कोई इबाम है? JIT वहां पे बनाई जाती है, जुडिशल कमीशन वहां बनाया जाता है जहां पर कोई इबाम हो, जहां पर कुछ शक का एलिमेंट जो है वो मौजूद हो। जिस 26 नवंबर को आपने किया, उससे पहले आपकी जो लीडर थी, जो कायम मकाम लीडर थी या है, बुशरा बीबी, पेशावर चलने से पहले उन्होंने नारा किस चीज का लगाया? अल जिहाद का। आपका लीडर क्या कहता था कि डू और डाई, फाइनल कॉल, रेड लाइन, डेड लाइन। मतलब 10-15 लोगों के खाने का ही बंदोबस्त करना था ना। तो इस पे JIT बनाने की जरूरत ही नहीं है। और आप सर, एक मुतालबा है, एक मुज़ाकरात हो रहे हैं मुल्की मफाद के अंदर, तो वो उस मुतालबे को मान लिया जाए ना, क्योंकि जो बंदा जो है वो मिलिट्री कोर्ट की नजर में अगर मुजरिम है तो वो जुडिशल कमीशन की नजर में ही मुजरिम होगा अगर सबूत पुख्ता है तो। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये आपकी गुफ्तगू को मैं आसान करने के लिए करता हूं जी। इनसे पूछे ना क्या अल्लाह ने आपको दांत किस लिए दिए? ये कहते हैं हमें खुदा ने दांत खाने पीने के लिए दिए। हालांकि दांत अल्लाह ने इंसान को अपनी जबान की हिफाजत के लिए दिए हैं। अगर ये अपनी जबानों को थोड़ा सा लगाम डालें, ये उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, ये एंटी स्टेट जो एक्टिविटीज है इससे बाज आ जाएं, ये जो पाकिस्तान के वजूद पे आए रोज ये हमले करते हैं, कभी ये कहते हैं मुल्क 3 टुकड़े होने वाला है, कभी कहता है दिवालिया होने वाला है, कभी इनका लीडर कहता था कि सोमालिया बनने वाला है, फिर शौकत तरीन ने IMF को लेटर भी लिखा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दें, इनके कर्जे जो है मत उसको रिशेड्यूल ना करें, इनको कर्जा भी मत दें। फिर इनकी ऐसे करतूत जो है तो वो फिर ये हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये लोग हैं कौन। क्या ये इनकी जो 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 ये कहते हैं ना कि हम तो इस मुल्क के बड़े पॉपुलर हैं और ये हैं, जिस चीज को ये शोहरत कहते हैं, खुदा की कसम मैं ऐसी शोहरत को बदनामी समझता हूँ। भले आपके फॉलोअर जितने भी ज्यादा हो, मुझसे ज्यादा ही हो जाए, लेकिन मैं इसको बदनामी समझता हूँ। मेरे पास शऊर है। आप इसको 100 बार शोहरत कहें, मैं इसको शोहरत नहीं कहता। शोहरत वो होती है जिसके साथ शऊर हो, शोहरत वो होती है जिसके साथ फहम हो, अक्ल हो और मुल्क के साथ हुब हो, मोहब्बत हो। आपने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो मेरी इनसे गुजारिश होगी कि आप, सिर्फ आप नहीं, ये तो फिर भी बड़े रीजनेबल हैं डॉक्टर हुमायूं साहब, PTI अगर अपनी जबान में थोड़ी सी मिठास डाल दे, थोड़ी सी ये अपने लैंग्वेज को चेंज कर ले। दो मुझे ये भी पता है ये कभी नहीं करेंगे। इट डजंट सूट्स इमरान खान। इमरान खान ने कभी भी सॉफ्ट वो लिया, नैरेटिव लिया या पोजीशन पर आ गए, उनकी ये कल्ट फॉलोइंग खत्म हो जाएगी, वो फिर नहीं कर सकेंगे। ये इनका मुज़ाकरात जज जो है ना, ये जो अभी कह रहे हैं हम पे कोई एहसान नहीं है आपका डॉक्टर साहब, ना आपकी पार्टी का, बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे पास मुज़ाकरात करने तब आए हैं जब आप 8 महीने आपने आर्मी चीफ के मिन्नते कर लिए, आपने DGI के तरले कर लिए और उन्होंने आपको कहा कि गो, बात करनी है तो पार्लियामेंट में जाओ, बात करनी है तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाओ। अब आप आए हैं हमारे पास, वो भी धुमेल आते हुए। तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं बैठेंगे, आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और ये भी याद रखिए कि इससे भी आपका काम नहीं चलेगा कि आप सुबह सवेरे थोड़ा सा मुख्तसर है, मैं इसका जवाब दे दूं। उठकर सुबह सवेरे, और एक जुमला कहता हूं, सुबह सवेरे उठकर इनके लीडर और इनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं वहां से एक ही खबर आती है कि देखती आंख और सुनते कानों, आपको अडियाला जेल से इमरान अहमद नियाजी और अमेरिका से आपको रिचर्ड ग्रेनल का सलाम कबूल हो। इससे भी काम नहीं होगा। अगर आपका ये भी ख्याल है कि आप प्रेशर डलवा लेंगे, तो ये याद रखें, वी हैव अ ग्रेट हिस्ट्री टू सस्टेन द प्रेशर। ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया जी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, लास्ट मिनट है सर, इस पे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं वो भी यही बात कह रहे हैं जो आपने थोड़ी देर पहले फरमाई कि कौन लोग हो तुसी।
देखिए इस तरह है, मैं आपको सिंपल है और जल्दी बताऊंगा। इन्होंने बात की है कि जो पैसे है वो इनके बहनों में और सब लोगों में डिवाइड हुआ है। जो ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट की थी अकॉर्डिंग टू द शेख, उनमें से वो सारी की सारी जो है वहाँ पे अलकादिर ट्रस्ट है और वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं। और लोग पढ़ क्या रहे हैं, वो लोग सहाबा इकराम की तालीम के उन किस तरीके से उन्होंने किया तो वो कर रहे हैं। उसकी एक दूसरी शेख, अगर किसी वजह से ये अलकादिर ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाती है तो ये सारी की सारी ज़मीन वापस मलिक रियाज के नाम चली जाएगी, किसी और के नाम नहीं जाएगी। किसी ट्रस्टी को नाम के पास कोई पैसा, किसी किस्म का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, ये उसके एक शेक में है। उसके जो 190 मिलियन पाउंड्स थे वो किसी भी जो इमरान खान जो उनके किसी भी रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। उसको क्लेम सिंध जो हुकूमत है उसने किया, इसके ऊपर टैक्स भी दिया, सब कुछ किया गया है। ये उस किस्म के पैसे नहीं है जो एवन फील्ड में आए थे, जो कतरी शहजादों ने पता नहीं किस वजह से इनको दे दिए थे। ऐसा इन लोगों ने क्या काम किया है कि वो एवन फील्ड की जायदाद जो है वो मियां नवाज शरीफ के बच्चों के नाम, मरियम नवाज के नाम, उनके भाइयों के नाम, ऐसे क्या इन लोगों ने कतरियों के लिए किया है कि उन लोगों ने इनके साथ वो सारी चीज़ें की है। ये तो सवाल उठता है। और ये वो चीज़ें हैं जो इधर नहीं, ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर कहा गया था कि ये है मेरे जराए, ये है मेरे जराए, और आज तक इन्होंने नहीं बताया इनके जराए क्या है। इसको कहते हैं पैसा खाना। अब बात आ जाती है कि ये कहते हैं कि जो होता है ना कि मेरी नज़र में इसको मकबूलियत नहीं कहते या इसको वो नहीं कहते। मेरे भाई आप थोड़ा सा लुगत पढ़ लें, लुगत में आपको पता चल जाए कि मकबूलियत किसे कहते हैं और किसको नहीं कहते। मकबूलियत उस शख्स को कहते हैं कि जिस शख्स के लिए कि जब लोग वो जेल में हो, वो अपनी जगह पे खड़ा हो, वो भागने वाला ना हो, वो बगोड़ा ना हो, उसके सेनेटर साहब आपका भी जो पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। उसके अंदर एक गैरत हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ से, और इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। और अब एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी मईशत के हवाले से। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मईशत के हवाले से बात करें तो वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मईशत का पहिया भी चलना शुरू हुआ है, लेकिन मुल्क के मसाइल ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों में दिखाई दे रही है, क्योंकि साल 2024 के इब्तदाई 6 माह में 15 सरकारी इदारों को जो है वो 405 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर बताइएगा, ये जो इतने मामला दिखाई दे रहे हैं, वज़ीर ख़जाना ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जादू की छड़ी नहीं है, क्या सिमत दुरुस्त होने के बावजूद बहुत मुश्किलात आने वाली हैं? सॉरी, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लेन बहुत ही आसान लफ्जों में कि क्या हुआ है 2024 में और कहां पे खड़े हुए हैं और फ्यूचर क्या है। क्या हुआ है इज द फॉलोइंग। आईएमएफ की एक एंगेजमेंट है जिसका एक असर दिखाई दे रहा है इकोनॉमी पे, जिसका मतलब है कि सारी रिसर्च यही कहती है कि इकोनॉमीज ऐसे ही बिहेव करती हैं कि टिपिकली आपका जो बैरूनी खसारा है इकोनॉमी को स्लो करके संभल जाता है। अफराते ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमायां कमी आ गई है, और जो आपका मालियाती खसारा है उसको भी एक्सेसिव टैक्सेशन से कुछ कम करने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमी का ये टिपिकल बिहेवियर है। और इसके साथ साथ ये कोशिश है कि कुछ जो मेजर काम हैं जैसे एनर्जी सेक्टर के हैं वो किए जाएं, कुछ डाइवेस्टमेंट यानी कि जैसे पीआईए को बेचने के किए जाएं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक किया जाए, मुल्क को डीरेगुलेट किया जाए, एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए। ये काम करने के हैं। 2024 में आपने इन पे एक अटेम्प्ट्स तो देखी हैं, पर ये वीक अटेम्प्ट्स हैं, और इसकी नुमाया जो मिसाल है वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है। अली, आपने इतना अरसा गुजारा, 2015-16 में भी यही कोशिश हुई थी, नाकाम हो गई। फिर दोबारा से दिए, हायर किए कंसल्टेंट, दोबारा कोशिश की, और एक क्या 10 अरब रुपए की बिड आई थी फॉर एयरलाइन लाइक पीआईए, उसको क्लीन अप नहीं किया। हालांकि इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट था वो ठीक था, पेगासस, अल अरेबिया, ये फॉरेन एयरलाइंस का इंटरेस्ट अच्छा इंटरेस्ट था, पर हम वो नहीं बेच पाए। करना ये है कि आईएमएफ ने एंगेजमेंट के बाद आपको एक वक्त
और एक स्पेस दे दी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस दैट आई हैव सेड इन माय होल कॉन्वर्सेशन अली विद यू, कि ये एक वक्त और स्पेस है। 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के दर पे खड़े हैं। कोई भी अगर ये कहे ना कि कोई इकोनॉमी ऐसी हो गई है या वैसी हो गई है, अगर आईसीयू के डॉक्टर के पास हैं, जिंदगी में 77 साल के बाद 24वीं बार हैं, उसने आपको एक संभाला दे दिया है, आपने कुछ काम किए हैं जिसमें कोशिश की है, प्राइसेस का पास थ्रू हुआ, आपकी जो एनर्जी सेक्टर के डेट्स थे उनकी कुछ रीप्रोफाइलिंग आईपीपीज के साथ होना शुरू हुई, आपने कुछ एक्सपेंडिचर के बारे में कहा कि हम इसको फिस्कल पैक्ट करके नीचे दे देंगे, कुछ कम कर देंगे, बट पाकिस्तान की जो सर्जरी है जो होने वाली है वो तो बहुत ही एक बड़ी है। अब वक्त और स्पेस आपके पास है, क्या आप ये सारे काम कर पाएंगे विल डिटरमिन कि आपके आने वाला साल जो है वो कैसा होगा। मेरा ख्याल है कि एसओईज 212 हैं आपके पास। अली, जब मैं गवर्नमेंट में आया तो मैंने इसका डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की, तो मैंने कहा डेटा ही नहीं मिलता, तो मैंने एक किताब लिख दी। अभी जो नंबर आपने कोट किया है ये उसी किताब का नंबर है, ये मैंने तवातर से किताब 2012-13 में हमने पहली किताब लिखी। $20 अरब, यानी कि पिछले 10 साल में 2014 की मेरी किताब ले लें और जो 2024 की किताब है उसमें मालूम ये हुआ है कि $20 अरब या 5,500-600 से लेके 6,000 अरब तक का एक्यूमुलेटेड लॉस है इन एंटिटीज में। और पिछले 6 माह में जैसे आपने बयान किया, अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, जो कि पिछले 10 से 12 साल में कोई खातिर खा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है मुल्क में, ये एक अलमिया है, तो इसका मवाजना अली यूं कीजिए। हमने दो सेक्टर्स ये भी तो बताएं ना सर, क्योंकि क्या हम निजकारी करना ही नहीं चाहते या फिर नाअहली है या उसके पीछे भी कोई सियासी वजूहात जो हैं वो दिखाई दे रही हैं? ऑल ऑफ द अबव। आप मेंटल माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे कि टेलीकॉम को डीरेगुलेट प्राइवेटाइज किया। अली ने तो मुझे कभी भी कंप्लेन नहीं की कि मेरा मोबाइल बहुत महंगा है या मेरा बिल बहुत आता है। अली कई टेलीनॉर हो, जोंग हो, मोबाइलिंक हो, कई लोगों के पास जा सकता था और पूछ सकता है कि मैं क्या खरीदूं। एक बैंक नहीं पसंद, दूसरे के पास चले जाएं। इन 2 सेक्टर्स को हमने ओपन अप किया। अली, आपके दोस्त बहुत कम कंप्लेन करते होंगे, बिजली गैस की कंप्लेन जो है वो वसत से की जाती है और ज़बाने खल्क जो है वो उसको बयान करती नहीं थकती। वो ये सेक्टर हैं सरकार के पास। एक तो ये है कि मेंटल माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे। नंबर 2, आपने एक वर्ड यूज किया, सलाहियत, अहलियत। प्राइवेटाइजेशन कमीशन में वो अहलियत ही कभी बिल्ड नहीं की। अरबों डॉलर के एसेट्स बेचने हैं, रीस्ट्रक्चर करने हैं, रिफाइन करने हैं, एचआर क्लीन अप करना है। आप कोई तो वहां पे हेडलाइन जो कि मर्जर्स, एक्विजिशंस, प्राइस ऑफरिंग्स, ये सब काम समझता हो। और आखिरी बात ये है कि जो पॉलिटिकल विल अक्रॉस द बोर्ड चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, एवरीवन हैज टू कम अप। स्टील मिल बेची, उसके बाद आपको पता है एक जुडिशल प्रोसेस के थ्रू गई, कई 100 अरब रुपया एक बंद मिल के मुलाजमीन को दे रहे हैं। और गैस के बिल तो ऐसे हैं कि वो खड़े हैं और आज तक यही फैसला नहीं हुआ कि अब बिक सकती है कि नहीं। अगर आप मुझे पूछें, आई डोंट थिंक कि वो बिक सकती है। वो तो शायद ऐसी स्टेज पे आ गई है कि उसका बस कुछ भी नहीं रह गया और जमीन सिंध गवर्नमेंट के पास है। अब आप सोचिए कि ये जो इतने मुश्किल अदारे पीआईए के बाद आएंगे, लेस्कोस, डिस्कोस, जेनकोस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कैसे संभालना है, पीआर, पाकिस्तान रेलवे को कैसे संभालना है, ये जो बैंक रह गए हैं इनको, स्टेट इंजीनियरिंग को, मतलब जस्ट थिंक थ्रू कैसे ये हम करेंगे जब तक अहलियत नहीं बिल्ड करेंगे प्राइवेटाइजेशन कमीशन की। अब तो वहां पे 2 आप हेड्स एज ब्यूरोक्रेट्स ले आए हैं। आपको सोचना है कि आपको कैसे पैरेलल बिल्ड करना है एक कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेटाइजेशन और फिर एक मेंटल मॉडल इन सब एरियाज में, इन सब के बोर्ड्स पर, और मेंटल मॉडल ये बिल्ड करना है कि वी वांट टू गेट द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू, वेदर आईपीओ करें, स्टॉक मार्केट में बेचें, अगर वो नहीं करना चाहते तो कंसेशन एग्रीमेंट्स करें, डाइवेस्टमेंट करें, मैनेजमेंट बायआउट्स करें। बहुत से तरीके हैं ये काम करने के, पर ये किए बगैर जो बिजली के सेक्टर का हाल है, 2500 अरब का इसके अलावा सर्कुलर डेट पावर सेक्टर में है,
2500 अरब का खड़ा हुआ, यानी कि 5000 का मिला के गैस सेक्टर में है। पेट्रोलियम सेक्टर को डीरेगुलेट करना है, वो नहीं कर पा रहे। इन सब में जाकर देखेंगे तो इनकी कईयों की तो जो बैलेंस शीट है वो इतनी नेगेटिव हुई है, और तवातर से एनर्जी की डिमांड कम हो रही है मुल्क में, इसलिए प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। पाकिस्तान में आप सोचिए कि कोई आपके दर पे आके एफिशिएंसी या प्रिडिक्टेबिलिटी इसकी कोई आपसे डिस्को गुफ्तगू करता है? नहीं करता, बिकॉज उनका मेंटल माइंड ही ये नहीं है, उनका कॉर्पोरेट माइंड नहीं है। हमने केई बेच दिया, उसके लॉसेस भी कम हुए, जो रह गए हैं वो केई के जिम्मे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी देनदार नहीं है। सोचिए कि हमने इसको, फिर इसके साथ साथ जो स्टेट रेगुलेटर है उनको कैसे ठीक करना है, चाहे वो नेप्रा ओगरा हो, चाहे वो बाकी टेलीकॉम में हो, कैसे वो मार्केट मेकर बनेंगे, कैसे कंपटीशन आएगा, कैसे एफिशिएंसी आएगी। इसके अलावा कोई कीमतें नीचे लाने का तरीका नहीं है। अब ये इतने बड़े काम हैं पॉलिसी साजी के, ऑपरेशंस को प्राइवेट सेक्टर में देने के और रेगुलेशन को लाने के, पर ये काम है जो आईएमएफ से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपने करने हैं। क्या आप ये काम कर पाएंगे अगले 3 साल में, विल डिटरमिन कि क्या रियली मुल्क अपने पांव पे खड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन सब का एक बोझ आपके बजट पे भी दिखाई देता है और इसीलिए बजटरी लॉसेस आते हैं। एनर्जी सेक्टर इन्फ्लेशन में भी काउंट करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने निजकारी के ऊपर भी बात की, ये जो आपने बात की कि अगले 3 सालों में ये मामला हो पाएंगे या नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ टैक्स चोरी नहीं रोक पा रहे, 16 खरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, इसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर रहे। कैसे फिर पाकिस्तान अपना टैक्स टारगेट पूरा करेगा? चेयरमैन एफबीआर का भी इस हवाले से स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर आया है। देखिए, ये जो हमारे टैक्स का निज़ाम है, इसको तो मैं हमेशा कहता हूँ, पहले इस तरह सोचिए कि आपने एफबीआर में एक निज़ाम लाना है जिसमें एक टीम उतरेगी अगले 3 से 5 साल का मैंडेट लेकर और इन प्रोग्राम को चलाएगी। जो भी काम होना है, हमने कई मल्टीलैटरल के प्रोजेक्ट चला लिए हैं, हम अब मैकेंजी का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मतलब हमने इतनी दफ़ा एक्सटर्नल हेल्प लेकर देखी है, किसी मुल्क में भी ये काम नहीं करती। आपको अपनी पहले टीम बिल्ड करनी है, फिर उसको टारगेट देने हैं मच बियॉन्ड द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स सिंप्लिफिकेशन कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी कैसे क्रिएट होगी, एफबीआर फेसलेस कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। अब पहले तो अपना माइंडसेट ठीक कीजिए कि व्हाट डू यू वांट एट द एंड। टैक्स टू जीडीपी ठीक करना तो एक चीज है, फिर अब आगे आ जाइए। प्रोविंसेस 4 हैं मुल्क में, 5 हुकूमतें हैं। सर्विसेज पाकिस्तान का 50% है। सारा सर्विसेज सेक्टर का जो टैक्स है वो किसके पास है? प्रोविंसेस के पास है। वो 800, 900, 1000 अरब से ऊपर, यानी कि 1% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करती हैं। एफबीआर 9% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करता है। तीसरी कौन सी बड़ी चीज है जो मैं और आप तो इनकम पे अपना टैक्स कटाते हैं, पर मेरे वो दोस्त जिनके बहुत बड़े मुरब्बे हैं उन पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आज भी लागू नहीं है। उम्मीद करता हूं कि पंजाब ने एक लॉ बनाया है, अब बाकी भी लेजिस्लेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शर्म का मुकाम नहीं है कि ये बात आईएमएफ के कहने पे कर रहे हैं। अच्छा मतलब, डॉक्टर साहब देखिए, टाइम मेरे पास बड़ा मुख्तसर रह गया है। ये भी बता दें आखिर में, ये आपको शॉर्टली कमेंट चाहूँगा इस पर कि ये नॉन फाइलर्स के हवाले से ये जो कायमा कमेटी में बिल आया है, इस पर बताइए कि क्या ये इकदाम सूदमंद साबित होंगे? देखिए, ये मैं टेबल पे था जब हमने ये नॉन फाइलर जो है ना ये बनाया था। पहले हम समझ लेते हैं इसका मकसद क्या था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि हमारे पास डेटा कलेक्ट होता, विदहोल्डिंग डेटा कलेक्ट होता और फिर इनको फाइलर बनाया जाता। वो कहाँ 2013-14 यहाँ तो इकदाम ही अलग हो गए। उन्होंने कह दिया कि जायदादें, बड़ी गाड़ियां, बैंक अकाउंट खुलवाने पर पाबंदी होगी। ये कैसे हो सकता है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी लेने जा रहे हैं और अली आप ये भी नहीं बता सकते कि मैंने कभी टैक्स फाइल किया है, आप ये भी नहीं बता सकते कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अगर आपकी इनहेरिटेंस है, अगर आपकी डॉन टीवी से कमाई है, सौ बिस्मिल्लाह, पर बताइए तो ना। यही तो चक्कर है, रिटेल होलसेल को भी बाहर रखा, एग्रीकल्चर को भी बाहर रखा, जो प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स हैं उनको भी बाहर रखा, तो सबके पास पैसे तो आ गए, ना टैक्स दिया उस पे और ना ही बताने की गुंजाइश पैदा हुई। सो अब चाहत ये है कि ये फाइलर वो इंसान हो
जिसमें लास्ट ईयर मैं बता सकूं कि मैंने इतनी कमाई की, मेरे इतने एसेट्स हैं, मैं अब अगले साल जाकर ये 1 करोड़ की गाड़ी या 1.5 करोड़ का प्लॉट खरीदने जा रहा हूं, ये मेरे वसाइल हैं, यहां से पैसे आए हैं, मैं अगर सेल्फ असेसमेंट में फाइल करूं 100 बिस्मिल्लाह। सो आई मीन यू हैव टू मूव टू हॉरिजॉन्टल इक्विटी। ये है कि मेरे पे तो आप इनकम काट रहे हैं क्योंकि मैं सरकार से ले रहा हूं, आपसे डॉन टीवी से ले रहे हैं, बट उन दोस्तों ने जिन्होंने नहीं फाइल किया उनको फाइलर बनाना लाजिम व मलजूम हो गया है इसकी, वरना कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कारोबार भी करें। सो इस पे कदगन लगाना एक लेवल पे कि आप 800 सीसी से ऊपर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, चले 800 सीसी तो लोअर इनकम है तो आप कहते हैं आप ना फाइल करें, पर व्हेन यू स्टार्ट बाइंग कार्स 4, 5, 10 million rupees, when you start investing in houses, shares, property, you should be able to justify where that money came from, and people have justifiable money. It's our problem that we haven't taxed those monies, we haven't thought of bringing real taxes, so वो टैक्स निजाम से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हमारे साथ थे। हुकूमत के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि अगले 3 सालों के अंदर अगर हम इदारों की निजकारी नहीं करते तो पाकिस्तान एक बड़े माशी बहरान का शिकार हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। टैक्स चोरी के लिए डॉक्टर साहब ने भी ये बात फरमाई कि वाज़े तौर पर एक निज़ाम लाना होगा FPR के अंदर और उसके तहत ही हम टैक्स चोरी को रोक सकते हैं। नॉन फाइलर्स के हवाले से जो इकदाम किए गए हैं उस पर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि किसी भी तौर पर ये सूदमंद साबित नहीं हो सकते। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।